बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ गुलूकार और चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद साहब। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, मेहरबानी। उर्दू पॉइंट की देख रहे हैं नाजरीन आपको। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इतना ज़बरदस्त कैरियर, लोग आपको जानते हैं, मारूफ हैं, ये सिंगिंग से सियासत की तरफ कैसे आ गए आप? अच्छा फ़ारूक, ये मैं बताना चाहता हूँ बल्कि उन तमाम नौजवानों को जो जब मैं इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज़ करता हूँ या तहरीक इंसाफ को या मुस्लिम नून को या शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को, तो वही समझते हैं कि एकदम इसको कुछ हो गया है, इसने क्या पार्टी बना ली, साथ लोगों को कुछ कहना शुरू कर दिया। मैं एक सियासी नज़रियात का हामिल हूँ उस वक्त से, जब से मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से, और उससे भी पहले मैं बाएं बाजू के ख्यालात से मुतासिर हूँ। और मैं समझता हूँ कि बाएं बाजू का मतलब क्या होता है, मैं पहले बताना चाहूँगा नौजवानों को। इसका मतलब ये होता है कि आप इकॉनमी के क्वेश्चन में, मईशत के सवाल के ऊपर आप मिडिल क्लास, मिन्नत कोशों और नौजवानों की बेहतरी के लिए सियासत करते हैं। आप अमीरों को और अमीर बनाने के लिए, जो कि इमरान खान साहब आजकल कर रहे हैं कि जी इनको अमीर बनाएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, फिर वो टैक्स हम उनसे लेंगे, फिर हम उन बेचारे लोगों पे लगाएंगे। तो हम बाएं बाजू के लोग हैं, और ये भी ज़हन में रखिए कि मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, और बाएं बाजू के होने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो मज़हब से दूर हैं या आपको कोई इस तरह के मामला हैं कि आप ज़्यादा लिबरल हैं। आपके तो करियर का पहला जो था वो भी था कि अल्लाह दिल के अंदर। हाँ, मैं अल्लाह मेरे दिल के अंदर मेरा पहला सॉन्ग था, और उसमें भी मैंने तबकाती बात की थी, गरीब और अमीर के फ़र्क को बताया था। वो भी आपको बता देगा, मेरी एल्बम का पहला गाना था कि मैं उस वक्त यही करना चाहता था, मैं लोगों के अंदर जाना चाहता था। मेरे बैंड के दोस्त गवाह हैं, जुपिटर्स के अंदर जो मेरे साथ प्ले करते थे, मेरे घर वाले, मेरे पुराने दोस्त यूनिवर्सिटी के, कि मैंने आखिर का पॉलिटिकल काम भी करना तो था। आप तय करके आए हैं कि आपने शुरू से तय किया हुआ था कि आपने पॉलिटिकल अपना देखना है, इसी में करियर बनाना है, पॉलिटिकल काम करने हैं आपने? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब आप स्टूडेंट थे तभी से आपने तय किया हुआ था। तो फिर सिंगिंग क्यों दरमियान में आई? इसलिए कि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास का जो इंसान है, वो अगर लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, लोगों के अंदर जाना चाहता है, लोगों के अंदर नुमाया अपना हो के कोई उनके लिए रिटर्न बैक करना चाहता है कुछ, तो उसके लिए उसके पास कौन सी 2-3 रास्ते के अलावा कुछ है? एक, या क्रिकेट खेल ले, इस मुल्क में क्रिकेट जो है वो आप अपने हीरो बन जाते हैं, या आप वो कोई गाना गाएं, या आप कोई एक्टिंग करें। तो मेरा ये एक जो फ़न था मेरे पास था, और मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग बन गए हैं सिंगर्स, जिनको मेरे जैसे गाना आता था। कोई मेहदी हसन साहब या नूर जहाँ साहबा नहीं थे। तो मैंने कहा अगर ये बन सकते हैं स्टार्स, मैं भी बन सकता हूँ, तो वाई शुड आई पुट दैट मच एफर्ट इन क्रिकेट रादर देन कमिंग हियर एंड सिंगिंग। कभी आपको ख्याल नहीं आया कि मैं सिंगिंग करता हूँ और साथ मुझे इतनी शोहरत मिली हुई है, तो मैं आराम से ये पैसे, ये शोहरत एंजॉय करूँ, बजाय इसके? मतलब क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं? लोगों का बड़ा सवाल है, ये लोग पूछते हैं फेसबुक पे। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे वालिदैन दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। अब वो देखें, उनकी किताबों का कसूर है। वो किताबें पढ़ पढ़ के मुझे एक बात पता चल गई कि इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो असल मसला है सियासत के अंदर, वो तबकाती है, वो क्लास का मसला है। लोग अपनी क्लास के हवाले से तंग हैं, लोग अपने रोज़ी रोटी के लिए, रोज़गार के लिए तंग हैं, अपने तालीम सेहत के लिए तंग हैं। ये जो बाकी मसाइल है ना, हुब्बुल वतनी, ये बाद में आती है। मज़हब के मामला ये भी बाद में आते हैं। पहले पेट भरा हो, लोगों के पास सहूलियात, ज़रूरियात ज़िंदगी हो, फिर कहीं आप फ़लसफ़े पे बात करते हैं, आप मज़हब पे बात करते हैं, आप लिटरेचर पे बात करते हैं, आप पोइट्री पे बात करते हैं, आप आर्ट पे बात करते हैं, और उसके अलावा आप हिस्ट्री पे बात करते हैं। तो ये मुझे पता चल गया था। तो इसलिए गरीबों का, मिडिल क्लास का जो दर्द है, मैं खुद ही महसूस करता हूँ। मैं खुद ही वहाँ से हूँ, और मुझे वो देखा नहीं जाता, तो मैं हमेशा से ये काम करना चाहता हूँ। आज आप एक पार्टी के सरबराह हैं, सियासी पार्टी के। अब मुझे बताएं, लोगों को कैसे बताएंगे ये तबकाती सिस्टम कैसे ख़त्म होगा? आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, इसके मुखालिफ भी हैं, इस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन ये ख़त्म कैसे होगा? ये तो सिर्फ उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, तीसरी दुनिया में, ये जो गरीब मुल्क हैं, जिनके सिर्फ $305 बिलियन जो है वो इकॉनमी का साइज़ है, जब तक इन मुल्कों में एक बाएं बाजू की मूवमेंट स्टार्ट नहीं होंगी, मज़दूरों, किसानों, मेहनत कशों और मिडिल क्लास की, जो कि 99% हैं इस मुल्क के अंदर, और वो अपने लिए नहीं निकलेंगे, अपने राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अपने सोशल राइट्स के लिए, कल्चरल राइट्स के लिए, अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए, उस वक्त तक इस मुल्क में कुछ नहीं होना। और देखें, इंग्लैंड में लेबर पार्टी है,
वो लेफ्ट की पार्टी है, बाएं बाजू की पार्टी है। उसी की वजह से इंग्लैंड में एक बैलेंस है। वहाँ पे दूसरी तरफ जो टोरीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है, वो अमीरों की पार्टी है। तो पाकिस्तान में इसी तरह अमेरिका में भी है, अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं। अभी देखें ना, बर्नी सैंडर्स, नौजवानों को बताएं ना, इमरान खान साहब तो खुद जागीरदारों सरमायादारों के नुमाइंदे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। आखिरकार उन्हीं के थोड़ा बहुत पैसा उनको फ़ायदा पहुँचा देंगे। गरीब आदमी को तो कुछ नहीं होना, क्योंकि जो इन्वेस्टर आ रहा है इस मुल्क में, वो इन्वेस्टर चीप लेबर की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लेबर को तो आपने वहीं रखना है, आप कम लेबर में काम कराएंगे तो वो प्रॉफिट बनाएंगे। तो मैं असल बताना ही चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ये बताएं ना लोगों को कि इस वक्त बर्नी सैंडर्स एक यूथ का नुमाइंदा सबसे बड़ा दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जा रहा है, और वो बाएं बाजू का है। वो अपने आप को साफ कहता है कि मैं बाएं बाजू का आदमी और मैं बिलियनियर्स के खिलाफ हूँ। इमरान खान साहब हमें दूसरा सबक पढ़ा रहे हैं उल्टा। वो कह रहे हैं जी नहीं जी, इस मुल्क में जो है ना, असल में इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दें, बिलियनियर्स को कॉन्फिडेंस दें कि वो इस मुल्क में और ज़्यादा सरमायाकारी करें, ताकि उनको मुराद दें, उनको टैक्स की छूट दें, उनको पता नहीं क्या क्या बेनिफिट्स दें, ताकि वो मुल्क की इकॉनमी चला सके। वो कौन होते हैं इकॉनमी चलाने वाले? इकॉनमी चलाने वाले मजदूर किसान होते हैं, मेहनत कश होते हैं, ये मिडिल क्लास होती है। हमारी वजह से इकॉनमी चलती है। इनका तो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट होता है, फिर भी इनका पैसा इतना थोड़ा इन्वेस्ट होता है, इतना थोड़ा टैक्स वापस आता है कि वो मुल्क के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकता, तालीम सेहत नहीं दे सकता, लोगों को 3 वक्त का अच्छा खाना भी नहीं दे सकता 99% लोगों को। तो फिर क्या आपने बात करनी है? लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको इमरान खान ने पार्टी में आने की ऑफर की थी? जी की थी, तो आपने क्यों ठुकराई? इसलिए कि मैं इमरान खान साहब को एक दाएं बाजू का एक लीडर समझता हूँ, जो कि इस मुल्क के अंदर, मैंने पहले भी कहा, अमीरों के, जागीरदारों, सरमायादारों, माफियाज के नुमाइंदे हैं। बातें तो वो भी यही करते हैं कि वो सरमायादार और जागीरदार इन लोगों को इनसे लेंगे दौलत और लूटी हुई दौलत वापस दिलवाएंगे। किसने कहा है? इमरान खान साहब अपने हर जलसे में वो ये कहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी। आप ये देखें, अब आप खुद फैक्ट्स को और तरीके से पेश कर रहे हैं। देखें, आज उनकी तकरीरें सुने। आजकल वो अभी आए हुए थे, वली अहद साहब जो सऊदी अरब के, उन्होंने अभी आके क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये चैरिटी नहीं है भाई साहब आपके लिए, ये बिजनेस वेंचर है हमारे लिए। साफ कह के गए उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है, मतलब स्टेट का जो मिनिस्टर है जो साथ आया हुआ था। तो इमरान खान साहब तो हर दफ़ा कह रहे हैं कि नहीं जी, पहले हमें लगता था, लोगों को लगता था कि ये तो बड़ी गुनाह वाली बात है कि पैसे कमाना तो बड़ी अच्छी बात है, और बता रहे हैं हमें, और पैसे कमाएंगे तो उसके बाद कहीं जाके मईशत चलेगी, क्योंकि जब लोग पैसा कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वो टैक्स देंगे। तो फिर ये उनको हमें कहानियाँ सुना रहे हैं। ये कभी इंडिया में नहीं हो सका। इंडिया में 1991 से लेके 2000, मैं बार बार ये बताता हूँ लोगों को, 2019 तक 28 साल हो गए हैं। 28 साल में इंडिया ने क्या किया है गरीब आदमी के लिए? 80 करोड़ गरीब लोग हैं वहाँ पे। अब 42 करोड़ गरीब लोग ऐसे हैं जो एक दिन में मुश्किल से 30-40 रुपया कमाते हैं। इमरान खान साहब हमें कहानी सुनाते हैं कि ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमी जो है, जिसका मॉडल लेके आ रहे हैं, उसके बाद लोग खुशहाली आ जाएगी। कोई खुशहाली नहीं आएगी। मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ, इकोनॉमी के बारे में पढ़ें, वो समझे इस बात को, न्यू लिबरल इकोनॉमिक एजेंडा जो उनका है, उससे एक मिडिल क्लास के आदमी को इतना फ़ायदा नहीं होना, तो गरीब को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होना, उसकी कमर टूट जाएगी। साहब, आपने जब इलेक्शन लड़ा इमरान खान के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ और बिलावल भुट्टो के खिलाफ, इसके पीछे क्या सोच थी? और उसके बाद इलेक्शन लड़ने के बाद चंद सौ वोट हासिल किए, उसके बाद आपकी सोच में क्या तब्दीली आई? मैं तकरीबन कोई 1200 से 1500 के हमने वोट लिए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं बात थी। ये मैं लड़ा इसलिए था, और मैं हर चैनल पे जाके मैंने कहा कि हम ये जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, ये तो जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने नई नई पार्टी बनाई है, इस वक्त भी हमारी पार्टी को सिर्फ 1 साल हुआ बने हुए। 19 जनवरी को हमने जो 17 जनवरी को हमने इसकी वो की थी, क्या उसे कहते हैं, सालगिरह की थी पहली। तो ये जो पार्टी है ना, बराबरी पार्टी पाकिस्तान, ये इसको लोगों तक लेके जाना था, इसके नाम को, ताकि लोग इसको पहचानें, लोग इस नाम से वाकिफ़ हो जाएं, ताकि मुतारिफ़ हो जाएं, ताकि जब हम दोबारा इलेक्शन लड़ें, ताकि हम जब दोबारा लोगों को फील्ड में उतारें तो लोगों को पता हो ये कौन सी पार्टी है। तो मेरा इलेक्शन लड़ना इमरान खान साहब के सामने, शहबाज शरीफ साहब के सामने और बिलावल ज़रदारी साहब के सामने सिर्फ इसलिए था ताकि मैं बताऊँ कि अगर 2 वजह थी। एक कि लोगों को पता चले कि अगर इनके सामने लड़ रहा है तो पार्टी का नाम और मेरा नाम लोगों तक जाए कि हाँ ये इतने इतने बड़े अपने पार्टीज़ के हेड्स के साथ लड़ रहा है। और दूसरा ये है कि उनको तहरीक मिले कि अगर मैं लड़ सकता हूँ, मैं अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत, अपनी दौलत, थोड़ी बहुत जो कमाई है उसको दाव पे लगा के मैं इन लोगों के सामने लड़ रहा हूँ जिनको सिर्फ इन्हीं को वोट देना लोगों ने, तो फिर आपको भी अगली दफ़ा लड़ना है इलेक्शन, ये डरे बगैर कि ये कौन लोग हैं, ये सारे एक जैसे हैं।
ये सब के सब अमीरों के नुमाइंदे हैं। आप जब तक खुद इलेक्शन में नहीं आएंगे, मिडिल क्लास मेहनत का, उस तक कुछ नहीं होने वाला। आने वाले इलेक्शन में अगर बराबरी पार्टी कामयाब हो गई तो वज़ीर आज़म कौन होगा? नहीं, मैं तो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता कभी भी। कौन होगा? आप नहीं होंगे? नहीं, मैं तो नहीं, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि नौजवानों को आना चाहिए आगे। हमने पार्टी बनानी है, मैं पार्टी बनाने आया हूँ। ये जो वज़ीर आज़म का जो है ना ये शौक बनने का, ये जिन लोगों को होता है वो पता चल जाता है। इमरान खान साहब को था, वो पता चल गया है। उसके लिए उन्होंने तमाम झूठ बोले हैं। जो भी यू टर्न वो कहते हैं वो इसलिए बोलते थे तो क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। उनके बच्चों को बताना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। अपनी साहबका बेगम साहबा को बताऊँ, वो खुद बताते हैं आगे कि वो सब परेशान है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं बन पा रहा। तो उनका एक ज़िद बन चुकी हुई थी, उनका एक मसला था। उसकी वजह से उन्होंने पूरी कौम को आगे लगाया, उन्होंने हर किस्म का झूठ बोला, धोखे दिए इस कौम के नौजवानों को। अब वो जब आगे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके हाथ में है कुछ नहीं सिवाय इसके कि वो हमें स्पेकुलेटिवली कह रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, हौसला रखो। और भाई इस मुल्क में 6,000 रुपये में जो काम कर रहा है रोज़ सुबह, वो हौसला कैसे रखे? आप तो 300 कनाल में रहते हैं, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, आपके घर में कोई और दे जाता है राशन, तो उनके घरों में तो कोई नहीं देता, वो तो खुद कमाते हैं बेचारे। आप तो पार्टी के हेड हैं, आपके तो सब जो है वो आपके आगे पीछे फिरते हैं, क्योंकि अब आपने इमेज बना लिया पार्टी का अपना भी 22 साल बाद। ये जो आम आदमी है, मजदूर किसान, उसका किसने करना है, ख्याल रखना है? आपने रखना है। आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, अगर आप मदीना की रियासत की बात करते हैं तो जनाब हम तो नहीं करते। हम तो समझते हैं कि वो उस वक्त बनी थी, अब नहीं बन सकती, अब तो अपनी तरह की और ऐसी रियासत बनेगी, उसका कोई और नाम रख दें। मदीना वही था, ये नहीं है। लेकिन आप चूंकि करते हैं तो आप मुझे बताएं कि उस वक्त तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी उजरत जो रखी थी, जो उजरत नहीं बल्कि अपना वजीफ़ा, वो मदीने के मजदूर की उजरत के मुकाबले में था। आप 300 कनाल में रह रहे हैं, आप एक थर्ड वर्ल्ड के, तीसरी दुनिया के गरीब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और आप शहाना तरीके से रहते हैं। आप बात करते हैं मदीना की रियासत की। इन्होंने हर किस्म का झूठ बोला है और इनकी अब वो पता क्या गया है, नौजवान इस मुल्क के इतने परेशान हो चुके हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। वो इतने परेशान हो गए हैं, उनको इमरान खान की कोई भी बात होना तो इमरान खान साहब झूठ बोल के दोबारा कहते नहीं मैंने तो इसलिए नहीं कहा था, इसलिए कहा था। हाँ, कभी यूटर्न भी लेना पड़ता है, बड़े बड़े लीडर्स रहते थे, वो हो गए हैं कन्फ्यूज़। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सच और झूठ होता गया है। तो देखें ये बड़ी डिस सर्विस की है उन्होंने इस कौम के साथ। एक तरफ उन्होंने यूथ को मोबिलाइज़ किया जहाँ पे, और वो तो करना ही था किसी न किसी ने, क्योंकि यूथ दोनों पार्टी से हो गई थी डिसइल्यूजन, वो उससे गुमराह हो गई थी, किसी ना किसी ने करना था। इनके नाम पे कुरा आया, लेकिन इन्होंने उनको सिर्फ गुमराह नहीं किया, इन्होंने उनको नहायत बदतमीज़ बनाया, इन्होंने बदलिहाज बनाया, जो कि ये खुद भी करते थे सारा कुछ। इस तरह की लोगों को पता नहीं क्या क्या कहते थे धरनों के दरमियान, उससे पहले भी, और ऐसे इन्होंने मुंह से अल्फाज निकाले। और दूसरे नंबर पे इन्होंने उन लोगों को ऐसी जगह ला के छोड़ दिया है कि अब इनको पता नहीं चल रहा मैं उनके लिए करूं क्या, और अगले 5 साल भी इनको पता नहीं चलना कि उन्होंने करना क्या। जहाँ साहब आप इतने बड़े इमरान खान के नाकिद क्यों बन गए हैं? हालांकि उनको हुकूमत में आए तो सिर्फ 6 माह हुए हैं, तो लोग सोशल मीडिया पे आपके बारे में ये कहते हैं कि आप उन पर इतनी तनकीद करते क्यों हैं? इसकी कोई पर्सनल वजह है कि सियासी वजह? इसलिए कि मेरा क्या पर्सनल उसके साथ उनके साथ मामला होना है। देखें, मैं इस मुल्क का एक शहरी हूँ, मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैंने इस मुल्क के अंदर देखा गरीबों को भी, मैंने इस मुल्क के अंदर देखा अमीरों को भी। मुझे पता है इस मुल्क का मसला है क्या। इस मुल्क का मसला ये है कि सारी दौलत चंद लोगों के हाथों में है, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़राए पैदावार चंद लोगों के हाथों में है, और इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हीं लोगों के नुमाइंदे बन के अब वो उनकी और दौलत बढ़ाने के चक्कर में हैं। और वो लोगों को ये कह रहे हैं कि मैं, देखें ये कहते हैं ना 1 करोड़ नौकरियाँ मिसाल के तौर पर, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे पूछे वो नौकरियों में वेज क्या होगी उनकी, ये नहीं बताएंगे। उनको कहिए मिनिमम वेज क्या होगी इस मुल्क की 5 साल बाद, नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इनका प्लान ही कोई नहीं है। इनसे पूछेंगे तमाम लोगों को सहूलत मिलेगी, सेहत की बुनियादी सहूलत सबको मिलेगी, नहीं बताएंगे। इनको कहेंगे सबको एक जैसी तालीम मिलेगी, नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके प्लान में नहीं है। ये चीज़ें वो करते हैं जिन्होंने नीड्स को, इंसानी ज़रूरियात को 22 करोड़ लोगों की सामने रख के इकोनॉमी के क्वेश्चन को देखा हो और डिज़ाइन किया हो एक पूरे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इनको तो ये भी नहीं पता था इन्होंने आगे करना क्या है। इसलिए अभी क्या कर रहे हैं, कभी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बुरी चीज़ कोई नहीं होती दुनिया में। आप लोगों से पैसे मांगते हैं, वो प्रॉफिट के लिए आते हैं भाई, वो इसलिए नहीं आ रहे यहाँ पे कि वो उनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, वो प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है और वैसे भी पता है सबको, ये कैपिटलिज्म के अंदर हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो आप हमें ये क्यों बता रहे हैं सेल्फ सफिशिएंट पाकिस्तान के लिए आपको इधर से पैसा जनरेट करना है?
इधर से पैसे जनरेट करके स्टेट ने ताकतवर होकर खुद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है। ये अमीर लोगों के बस की बात नहीं है और ना ही ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से सऊदी अरब के पैसों से होने वाला है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन बराबरी पार्टी। और जवाद अहमद साहब के ख्यालात आपने भी सुने। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बेहतर हों। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। उर्दू पॉइंट से अल्लाह हाफिज़।